हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही है टॉपिक, थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो थोड़ी लंबी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आज थोड़ा पिछला भी कवर अप करते रहो साथ साथ, और एक दिन का मैं ब्रेक भी लूँगी। कल शायद वीडियो अपलोड भी ना हो कोई। सो हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। हमने जो ये फॉर्मूला था ये ओम्स लॉ से निकाला था, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में। तो इसको हम यूज़ करेंगे ऐसे, दैट वी नो आर इज इक्वल टू दिस। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारा आर है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक कंडक्टर गिवन है तो यहाँ पर एम, एल, ए, ई, जो ये चार चीज़ें हैं, दैट एम, एल, ए, ई, ये चारों कांस्टेंट हो जाएंगी। दैट मीन्स आर डिपेंड्स ऑन एन एंड टो। ओके, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, मतलब टेम्परेचर की, टेम्परेचर पे एन और टो दोनों ही डिपेंडेंट होंगे, राइट? क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं। अभी बात करेंगे उनकी भी। अब सपोज हम मेटल्स की बात करें। सबसे पहले मेटल्स का जो चार्ज कैरियर्स है वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वो टेम्परेचर पे इफेक्टिव होते ही नहीं, टेम्परेचर कितना भी बढ़ता चला जाए वो बढ़ेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ टो डिपेंडेंट होगा, एन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट इन द केसेस ऑफ मेटल्स या कंडक्टर्स। तो टो का मैंने पहले ही आपको रिलेशन बताया था। टो क्या होता है? कोलिजन टाइम। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी चीज़ का तो उसके कैरियर्स जल्दी जल्दी कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो ये टो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हम देखते हैं, अगर मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी बढ़ेगी और टो डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज करता रहता है। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला दिया, ये सपोज टी, आर टी इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, आर नॉट इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। वो इस फैक्टर से बढ़ रहा है जहाँ अल्फा और बीटा क्या है? कॉफिशिएंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स, जो मेटल टू मेटल वेरी करते हैं। सपोज करो हमने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया। सपोज पहले हमारा टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हम टेम्परेचर लेकर गए 30 डिग्री, यानी 3-4 डिग्री का ही ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वहाँ पर हम टी स्क्वायर को नेग्लेक्ट करवा सकते हैं और हमारे पास रिलेशन रहेगा सिर्फ इतना, ये वाली वैल्यू चली जाएगी। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा दिस, यानी अल्फा क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई राइज ऑफ टेम्परेचर। आपको ये याद रखना है। देखो, अब मेटल के केस में हमने पहले ही बोला कि हमारा जो है मेटल के केस में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। ठीक है, अल्फा क्या है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। बट अगर हम सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स की बात करें अगर हम स्पेशली, वहाँ पर जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एन की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये दोनों नॉर्मली कंडक्टर्स तो है नहीं, इन्हें कंडक्ट करवाना पड़ता है कुछ टेम्परेचर पे ले जाके। तो ये अपने आप थोड़ा थोड़ा इनके चार्ज कैरियर्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। एन बढ़ेगा और जो टो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों को अगर हम इफेक्टिवली साथ लेते हैं तो ये अपना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस वजह से एन इंक्रीज हो गया, एंड बाय फॉर्मूला एन इंक्रीज होने से आर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज होता है। रेजिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से अल्फा यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। बस ये बात याद रखनी है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू बी मेमोराइज। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। सिमिलर है इसका भी, अगर आपको रेजिस्टेंस का समझ में आया तो। रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला है, हमें याद है। अब रेजिस्टिविटी भी एन और टो पे ही डिपेंड करेगी, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला ले लिया सिमिलरली जैसे हमने उसमें लिया था रेजिस्टेंस में। रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस
अल्फा इंटू टी ले लो या टी माइनस टी नॉट ले लो, दैट डिपेंड्स। उसमें हमने टी लिया था, टी मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर था, यहाँ पे टी माइनस टी नॉट लिख दिया, बात तो एक ही है। अल्फा की वैल्यू निकाल दी, ये आ गया। अल्फा क्या आ गया, इंक्रीज इन रजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय राइज इन टेम्परेचर। तो अल्फा की वैल्यू मेटल्स के लिए पॉजिटिव रहेगी, जैसा हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। बट मेटल्स के केस में क्या होगा कि रजिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रही है, जैसा मैंने अभी ऊपर समझाया आपको सिमिलरली। बट सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और टो जो है डिक्रीज हो जाएगा। बट एन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, वो कंपनसेट कर देगा डिक्रीज इन टी को। दैट मीन्स एन जो रहेगा इफेक्टिव रहेगा, तो इफेक्ट सिर्फ एन का नोट डाउन किया जाएगा। तो एन का अगर हम इफेक्ट नोट करें तो यहाँ पर रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज हो जाएगी। तो सिमिलर केस होगा, यहाँ पर भी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। और ये फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला से एन की वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है। इसको आप देखो या ना देखो दैट डजेंट मैटर, क्योंकि देखो सेमीकंडक्टर जो है उसमें हमारे दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, हमने पढ़ा था होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज़ को जब आप समझोगे कब, जब आपकी 9th यूनिट आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पर हम सेमीकंडक्टर को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि वो बनते कैसे हैं, उनको बनाया कैसे जाता है, सिलिकॉन जर्मेनियम की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, उसमें क्या कुछ होता है, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ लो कि सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। इंसुलेटर्स का भी सेम ही केस होता है, वो भी नेगेटिव ही होगी, उसके लिए भी अल्फा। नेक्स्ट है नॉन ओमिक डिवाइसेस। नॉन ओमिक डिवाइसेस या फिर कह लो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, ओम्स लॉ जब फिजिकल कंडीशन वेरीफाई हमारी कांस्टेंट ना हो तब भी नहीं लगता। सेकंड, कभी कभी ऐसा होता है ओम्स लॉ का ग्राफ स्ट्रेट नहीं आता जबकि फिजिकल कंडीशंस हमारी सेम है, ऐसी जगह आपके ओम्स लॉ नहीं लग रहे। स्पेशली वो कौन कौन से डिवाइसेस होती हैं, वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर डायोड्स, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा, इन सब पे हमारा ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड आउट करो कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं, कब आई थी, किसने इनको इन्वेंट किया था और क्यों बंद किया गया। इन क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर्स मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, सेमीकंडक्टर डायोड्स और ट्रांजिस्टर हम पढ़ेंगे ही पूरी +2 में। इनमें क्या होता है बेटा, इनमें ना हमारे एक चार्ज कैरियर नहीं होता। मेटल में हमारा एक ही चार्ज कैरियर था, इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वोल्टेज और करंट डिपेंडेंट थे। बट इनमें दो चार्ज कैरियर आने की वजह से अब हमें क्या है, तो दोनों को कंसीडर करना पड़ रहा है ना, तो यहाँ ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो ओम्स लॉ है, जो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था कर्व, अब थोड़ा टेढ़ा या ऐसे किसी भी तरह चला जाता है, वो कर्व में चला जाता है ना कि स्ट्रेट लाइन में। ऐसे डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस। और इनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं कि इनका ग्राफ लीनियर नहीं होता और इनकी जो करंट है वो वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। और भी लिमिटेशंस आप फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि बहुत सारी बुक्स में अलग अलग लिमिटेशंस गिवन होती हैं, ओके। एंड प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, थैंक यू।